Assalamu alaikum dear students and very good evening to all of you. You are watching your Shahid Sir's Education Point. After a gap of 5 days, I am back. So I am with a very interesting topic and a very new topic for you. The topics that we are going to cover is from modern system of education. तो इससे पहले जो हमारा पहला यूनिट था दैट वाज ऑल अबाउट द एंशिएंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड देन मिडिवल पीरियड, राइट, जिसमें हमने मुस्लिम पीरियड पढ़ा है. तो फिर हमने थोड़ा बहुत आपको बताया था कि मॉडर्न पीरियड ऑफ एजुकेशन जो है या मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है. तो मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन स्टार्ट कब से होता है? इन द एडवेंट ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन या व्हेन एजुकेशन केम अंडर द ब्रिटिशर्स, तो वहां से हमें स्टार्ट करना है. लेकिन अगर हम ये सारे हिस्ट्री मतलब हम आपको बताएंगे तो इट विल टेक टाइम. लेकिन जो आपके सिलेबस में है, कुछ गिने चुने क्वेश्चंस आपके सिलेबस में हैं, वही कवर करने जा रहे हैं. लेकिन थोड़ा बहुत क्लू आपको हम देंगे कि ब्रिटिशर्स क्या मतलब चाहते थे, कि किस तरह की एजुकेशन हम इंडिया को देना चाहते थे, या व्हाट टाइप ऑफ एम्स वर देयर इन द माइंड्स ऑफ द ब्रिटिशर्स, राइट माय डियर. थोड़ा बहुत उसके रिलेटेड हम आपको हाईलाइट्स बताएंगे. तो जो स्टार्ट होता है, जिसको हम एक हिस्ट्री लैंडमार्क कहते हैं, एक जब हमारा एजुकेशन सिस्टम जो था व्हेन इट वाज अंडर द ब्रिटिशर्स, तो एक चार्टर एक्ट आया था जिसका नाम था चार्टर एक्ट 1813. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम्स में आता है. तो ये जो चार्टर एक्ट 1813 है ना, इसका जो कॉन्सेप्ट है, इट वाज एक्चुअली गिवन बाय चार्लेस ग्रांट. चार्लेस ग्रांट जो था, ही वाज एक्चुअली एन ऑफिसर. ये चार्लेस ग्रांट जो था, ही वाज एक्चुअली एन ऑफिसर इन द ईस्ट इंडिया कंपनी. यस माय डियर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ऑफिसर जिसका नाम है चार्लेस ग्रांट, एंड ही वाज द गाय, he was the person, he took interest in what education? Indian education. You're right my dear, the first person behind the Indian education is Charles Grant. तो चार्लेस ग्रांट ही वो बंदा है जिसने ये रियलाइज किया कि इंडियंस दे डू नीड एजुकेशन. They do need what? Education. तो इसने एक एक्ट पास किया, एक चार्टर एक्ट पास किया जिसका नाम है चार्टर एक्ट 1813. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो चार्लेस ग्रांट, एन ऑफिसर इन द ईस्ट इंडिया कंपनी, passes an act of 1813. He is called as the father of modern education in India. प्लीज रिमेंबर, अक्सर क्वेश्चन आता है. तो चार्लेस ग्रांट इज क्रेडिटेड एज व्हाट? फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया. ओके, इस चार्टर एक्ट का एडवांटेज क्या था? इन्हें व्हाई यू हैव टू स्टडी चार्टर एक्ट? सर आप क्यों कहते हैं ये एक्ट इंपॉर्टेंट है? आइए देखते हैं. मैंने कुछ पॉइंट्स को कलेक्ट आउट किया है. इन पॉइंट्स को आप गौर से देखेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि ये चार्टर एक्ट 1813 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है. पहला पॉइंट, इट वाज इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जो कि मतलब जो ये कंपनी थी कि सारी इसी कंपनी के अंडर सारा इंडिया का जो मतलब व्हेन इंडिया वाज अंडर द ब्रिटिशर्स, तो उनकी कंपनी का नाम रखा गया था इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी. इसका नाम ही रखा गया था इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी. तो सबसे पहली बात जो इस चार्टर एक्ट की है ये है कि कंपनी ने इंटरेस्ट दिखाया किसके रिलेटेड बेटा? शाबाश, एजुकेशन के रिलेटेड. तो अकॉर्डिंग टू चार्टर एक्ट 1813, कंपनीज इंटरेस्ट इन एजुकेशन. तो इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड टू टेक इंटरेस्ट इन एजुकेशन. किन की एजुकेशन? इंडियन की एजुकेशन, राइट माय डियर. सेकेंड पार्ट, एजुकेशन, एंड ही रियलाइजेस अकॉर्डिंग टू चार्टर एक्ट 1813, इसके मुताबिक एजुकेशन जो है ये स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है. आगे हम देखेंगे कंकरेंट लिस्ट में यूनिट जो बहुत मतलब एक अच्छा टॉपिक आने वाला है. फिलहाल आप यहाँ इस पॉइंट पे आप गौर करेंगे कि अकॉर्डिंग टू चार्टर एक्ट 1813 इट इज द एजुकेशन इज द स्टेट रेस्पॉन्सिबिलिटी. इट इज व्हाट? स्टेट रेस्पॉन्सिबिलिटी. तो अकॉर्डिंग टू का क्वेश्चन कैसे आ सकता है? अकॉर्डिंग टू विच एक्ट
education is state's responsibility. According to Chartered Act 1813, education is the state's responsibility. ये पॉइंट इससे पहले किसी ने इसको नहीं हाईलाइट किया था, तो पहली बार चार्टर्ड एक्ट 1813 में ये पॉइंट हाईलाइट किया गया था कि भाई एजुकेशन जो है ये भी स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी. तो एजुकेशन इज द स्टेट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी. इट वाज अगेन वन पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट. एंड नॉट ओनली दिस, एवरी ईयर कंपनी हैज टू स्पेंड 1 लाख रुपीज फॉर द एजुकेशन. इससे पहले तो एजुकेशन पे कोई पैसा खर्च नहीं किया जाता था. एंड अब इस एक्ट के मुताबिक, चार्टर एक्ट 1813 के मुताबिक, एड ऑफ रुपीज 1 लाख पर एनम, 1 लाख रुपया खर्च करना होगा ईस्ट इंडिया कंपनी को. किसके ऊपर? एजुकेशन के ऊपर. कहां पे? इंडियंस पे. राइट माय डियर, वेरी गुड. एंड इट इज बिकॉज ऑफ दीज पॉइंट्स फाउंडेशन फॉर स्टेट पॉलिसी ऑफ एजुकेशन. तो इट वाज ए फाउंडेशन स्टोन फॉर द पॉलिसी ऑफ एजुकेशन. यही वो डॉक्यूमेंट था जहां से अब पॉलिसीज शुरू हो गई. किसके रिलेटेड? एजुकेशन के रिलेटेड. आज आप देख रहे हैं आए दिन पॉलिसीज रिलेटेड टू द एजुकेशन में अमेंडमेंट्स होते जा रहे हैं. यानी बहुत सारी चेंजेस लाई जाती है एजुकेशन की पॉलिसी को फ्रेम करने के लिए. बिफोर दैट देयर वाज नो पॉलिसी फॉर द एजुकेशन एंड इट इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट, चार्टर्ड एक्ट 1813, जिसने क्या कहा? इट इज अ फाउंडेशन फॉर स्टेट पॉलिसी फॉर एजुकेशन. एंड थर्ड, नेक्स्ट पॉइंट, turning point in history of education. Yes my dear, this was the turning point जहां से education system का turn हो गया. Are you getting my U-turn? मतलब there was a drastic change in the system of education. After which document? After Chartered Act 1813. I hope it is clear to you. But बेटा इस डॉक्यूमेंट के बाद 1813 से लेकर 1831 तक there were some controversies. जल्दी से हम आपको बताएंगे, फिर हम अपने टॉपिक पे आते हैं कल इंशाल्लाह. लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको ये समझना बहुत जरूरी है. तो जब ये चार्टर्ड एक्ट 1813 का कॉन्सेप्ट आया, 1813 से लेकर 31 तक कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ. कोई रुपीज 1 लाख वगैरह शगैरह जो भी इसमें लिखा गया था, तो कोई किसी का इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ. ठीक है मेरा बेटा. तो बल्कि क्या हो गया, उल्टा कंट्रोवर्सीज शुरू हो गई कि भाई ये 1 लाख रुपया जो है, जो हम एजुकेशन पे खर्च करना चाहते हैं, ये हम किस पे खर्च करेंगे? ये देखो, इंडियन एजुकेशन में अपना लिटरेचर था. अरबिक लिटरेचर वाज देयर, उर्दू लिटरेचर वाज देयर, पर्शियन लिटरेचर वाज देयर. राइट माय डियर. तो ये 1 लाख रुपया उन पे खर्च करेंगे इंडियन लिटरेचर पे, या हम इंग्लिश को ही प्रमोट करेंगे? तो वहां बहुत सारे मतलब सवाल जहन में पैदा हो गए. जो ये लॉ ऑफिसर था उसने खाली कहा था भाई एजुकेशन को एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनाओ, एजुकेशन इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसके रिलेटेड पॉलिसीज बनाओ. लेकिन ये डॉक्यूमेंट जो था इसके रिलेटेड बहुत सारे कंट्रोवर्सी शुरू हो गए. और एक कंट्रोवर्सी आपने नाम सुना होगा कि 2 क्लासेस डेवलप हुए. एक क्लास कहता था नहीं, हम इंडियन एजुकेशन को प्रमोट नहीं करेंगे, हम इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करेंगे. सो अगर ये 1 लाख रुपया है ना, वी शुड स्पेंड दिस 1 लाख रुपी टू प्रमोट इंग्लिश एजुकेशन अमंग इंडियंस. लेकिन वहां से और एक क्लास स्टार्ट हो गया कि नहीं, अगर ये 1 लाख रुपीज मतलब आपको स्पेंड करना है, देन वी हैव टू फ्लोरिश आवर ओन लिटरेचर. व्हाट वाज देयर लिटरेचर? लिटरेचर वाज अरबिक, लिटरेचर वाज पर्शियन, इट वाज उर्दू, इट वाज संस्कृत. आर यू गेटिंग माई पॉइंट माई डियर? तो देयर वाज कंट्रोवर्सी. तो वो क्लास जो चाहता था कि हमारा इंडियन लैंग्वेज जो है वो डेवलप हो जाए, उस क्लास को कहते थे बेटा ओरिएंटलिस्ट्स. तो 2 क्लासेस मतलब डिवाइड हो गए, वहां पे कंट्रोवर्सी शुरू हो गए. वन वाज कॉल्ड एज ओरिएंटलिस्ट्स. यस, ओरिएंटलिस्ट्स ये सपोर्ट किसको कर रहे थे? दे सपोर्ट देयर ओन लिटरेचर, अरबिक, संस्कृत, पर्शियन. तो द सपोर्टर्स ऑफ द इंडियन लैंग्वेज, द सपोर्टर्स ऑफ व्हाट? इंडियन लैंग्वेज, वो चाहते थे कि हमारी लैंग्वेज को प्रमोशन मिल जाए, ये 1 लाख रुपया हम उसी पे खर्च करेंगे. तो दे वर कॉल्ड एज ओरिएंटलिस्ट्स. दे वर कॉल्ड एज व्हाट? ओरिएंटलिस्ट्स. एंड माय डियर, दोज हु वर अगेंस्ट,
वो कहते हैं कि इंडियन लिटरेचर इज नॉट गुड बट इट इज द इंग्लिश लिटरेचर दैट इज गुड। अगर ये 1 लाख रुपया आप खर्च करना चाहते हो, चलो इंडियन इस पे खर्च करो, लेकिन उनको इंग्लिश से सिखाओ। ये सारा जो लिटरेचर इंडियन का है उनको कन्वर्ट पहले करो किसमें? इंग्लिश में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वो क्लास जो इंग्लिश लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहे थे, दैट वाज कॉल्ड एज ऑक्सीडेंटलिस्ट्स। उनको क्या कहा जाता था? यस, ऑक्सीडेंटलिस्ट्स, ऑक्सीडेंटलिस्ट्स। तो माय डियर, तो ये चैटर्ड एक्ट तो अच्छा था। इट वाज बेसिकली द फाउंडेशन ऑफ स्टेट पॉलिसी फॉर एजुकेशन। इट वाज एक्चुअली द टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। बट अनफॉर्चुनेटली कंट्रोवर्सीज स्टार्ट हो गई। कंट्रोवर्सीज क्या? इंडियनिज्म में, यानी इंग्लिश पीपल वो चाहते थे कि इंग्लिश को प्रमोट किया जाए इंडियनिज्म को सिखाने के लिए, एंड कुछ लोग ऐसे थे वो क्या कहते थे कि नहीं भाई, अगर हमारे लिए एजुकेशन सिस्टम के लिए ये 1 लाख रुपये है तो हम अपनी लैंग्वेज को डेवलप करेंगे। तो बाय दिस 2 कंट्रोवर्सीज स्टार्ट देयर, और ये ज्यादा देर तक चला, इसको हल नहीं किया गया। एंड आफ्टर दैट जो उस वक्त का जो गवर्नर जनरल था, दैट वाज विलियम बेंटिक, तो उसने एक खत लिखा लॉर्ड मैकॉले को। फिर लॉर्ड मैकॉले इंडिया आ गया, फिर उसने कंट्रोवर्सी को हल करने की कोशिश की। उसने कैसे इसको हल करने की कोशिश की, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जरूर बताएंगे। आई होप यहां तक आपने अच्छे से पॉइंट्स को नोट किया होगा और अच्छे से आपने इन पॉइंट्स को सीखा भी होगा। एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, वन थिंग प्लीज डू फॉर मी, फॉर योर शाहिद सर, please and please share my videos and do subscribe to my channel. I have created 2 channels, as you already know. Kindly support both of my channels because I need your support and you need my support. I will help you and you will help your Shahid sir. Thank you. May Allah bless you and keep always learning. Okay, thank you.